अब हम एटॉमिक रेडियाई का डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखना कैसे कैसे ट्रेंड आएंगे एटॉमिक रेडियाई में। आपने सुना होगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है जी। सुनो जी, यहां पर देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालेंगे, सुनना क्या होती है एटॉमिक रेडियाई और कैसे उसको निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक एटम की, एक एटम की मुझे क्या चाहिए, रेडियाई चाहिए। और उस एटम की रेडियाई मैं एक एटम की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। मुझे एक एटम की रेडियस चाहिए तो मैं उसको एटॉमिक लेवल पर कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर मैं जाता हूं किस पे जी, एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पर उसकी रेडियाई कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, हम करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे और वहां से एक एटम की रेडियस या रेडियाई हम वहां से बता पाएंगे। एटॉमिक लेवल पर नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर। ऐसा क्यों होता है, सुनो। देखो जी, पहली बात यह है, जब हम एटम देखते हैं हमारे पास ये न्यूक्लियस है, उसमें कुछ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, उसके बाहर ये एक सेल होगी और उसके बाहर काफी सारी सेल प्रेजेंट होंगी। और इन सेलों को अट्रैक्ट कर रहा होगा जी अपना न्यूक्लियस, यानी कि इसमें प्रेजेंट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन इनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और जैसे ही इनको अट्रैक्ट करेंगे इस एटम का साइज आपको स्मॉल होता हुआ दिखेगा। एटम का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। यानी कि अगर मैं एटॉमिक लेवल पर कैलकुलेट करने जाऊं तो साइज ऑफ द एटम स्मॉलर, साइज क्या होता है एटम का जी, स्मॉलर होता है। इस वजह से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। दूसरी बात सुनना, यह बात ठीक है। दूसरी, अगर मान लो साइज भी हम नेग्लेक्ट कर दे कि कोई बात नहीं हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है जो बाउंड्री है जिसे हम सेल कहते हैं। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल बाउंड्री। हमने क्या पढ़ा है, वेव लाइक नेचर इलेक्ट्रॉन पढ़ा है और वहां पर अबव प्रिंसिपल कहता है वो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे। यानी कि कभी तो इलेक्ट्रॉन यहां पर, यानी कि देखो यहां से देखो क्या, कभी तो वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रहा होगा और कभी वो न्यूक्लियस से दूर रहा होगा। यानी कि एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है। एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो सेल का साइज है, इलेक्ट्रॉन किस नेचर का बोल सकते हैं, वेव लाइक नेचर। वेव लाइक नेचर या वेव नेचर आप कह सकते हैं। वेव नेचर की तरह होने की वजह से हम एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते, उसका एग्जैक्ट साइज ऑफ द एटम नहीं बता पाएंगे। ठीक है जी, एक ये मामला था। अब मॉलिक्यूलर लेवल पर हम कैसे जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम कैसे कर सकते हैं, सुनो जी। मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम जाएंगे तो हमारे पास दो एटम रहे होंगे। यहां से देखो जी, हमारे पास क्या रहे होंगे, मान लीजिए एक एटम ये है और उसके साथ दूसरा एटम यहां से ले लीजिए, दूसरा एटम ये है। ठीक है जी, इन एटम्स के अंदर क्या होगा जी, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा और ये न्यूक्लियस ही हमें दिखाई देते हैं, केवल न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। हम एटम्स को नहीं देख पाते। कहाँ दिखाई दे पाते हैं, कैसे दिखाई दे पाते हैं, इस चीज के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, क्रिस्टलोग्राफी का मामला। क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल्स दिखते हैं या मॉलिक्यूल्स दिखते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के केवल आपको न्यूक्लियस नजर आते हैं,
पूरे एटम नजर नहीं आते हैं। तो इस केस में भी सेम, पूरा एटम तो दिखेगा नहीं, तो यहां पर मुझे क्या दिखेगा, केवल ये न्यूक्लियस दिखेगा और न्यूक्लियस से सेंटर मिलाऊंगा और उनके बीच की डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर लूंगा। उस सेंटर से सेंटर को मैं, यानी कि यहां से मैं बताने जा रहा हूं। देखो यहां आपको कुछ सेंटर दिखाई देगा इसका, और यहां इसका कुछ सेंटर दिखाई देगा। तो इसको, ये जो लेंथ है इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी, इस सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। और डी क्या होता है, डी क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस, वो क्या है जी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने मान लिया। एक सेकेंड रुक जी, एक सेकेंड। ठीक है जी, ऑन था, फोन रह गया था। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जी, लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सुनना जी ढंग से, यहां से लेकर इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक एक एटम की दूरी रही होगी, एक एटम की रेडियस रही होगी। तो इससे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूं, रेडियस बोल देता हूं, और यहां से यहां के बीच की दूरी को मैं फिर से क्या बोल देता हूं, आर बोल देता हूं। मान लो ये एटम ए है और ये एटम बी है, तो यहां पर इसकी आर ए रही होगी और इसकी रेडियस आर बी रही होगी। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, आर ए प्लस यहां पर क्या कर देता हूं, आर बी। दो रेडियाई है, उनको दोनों को जोड़ सकता हूं, इसको प्लस इसको, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी डी के। डी क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर मान लो इन एटमों का साइज सेम रहा, एटमों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहा, मैं बताऊंगा कैसे सेम हो सकता है, कैसे सेम मानेंगे। अब अप्रोक्सीमेटली की बात चल रही है, या फिर आप कह दो ए हो या बी बी हो, जिसे हम नाम देते हैं होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या नाम देते हैं जी, होमोडाई। कहां पर लिखूं, अब देखो या क्या रहे हूं, यहां पर होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, इस चीज को सुनो जी। देखो जी, होमो का मतलब होता है जी सेम, होमो का मतलब क्या होता है जी, सेम, और डाई का मतलब होता है जी टू, और एटम आपको दिख ही रहा है यहां लिखा हुआ, यानी कि दो सेम एटम हो और वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए तो उसे होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल की चर्चा, H2 Cl2 Br2 F2, ठीक है जी, O2 N2, ये एग्जाम्पल है जी होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के। लेकिन इसमें ये ध्यान रहे, ये पहले चार और दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन में डबल और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, उसका मामला अभी नहीं करेंगे, हम उनको इक्वल ही मान लेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, सेम एटम है, ओवरलैपिंग सेम रहेगी, ओवरलैपिंग कुछ देर में आने वाला है अभी, ठीक है जी। तो यहां पे मैं क्या कह देता हूं, इसको आर ए प्लस आर ए लिख सकता हूं मैं, दोनों को सेम। अगर होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो या ए मान लेता हूं, तो यहां पर इक्वल हो जाएगा डी के, तो आर ए क्या हो जाएगा, 2RA हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, D, यानी कि यहां से RA इक्वल टू, इसको नीचे ले आता हूं तो क्या हो जाएगा D/2। ये डिस्टेंस हो चुकी है किसकी, एक सिंपल एटम की, एक सिंपल मॉलिक्यूल की कह सकते हैं आप, सिंपल
होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से मतलब है, सिंपल का मतलब। तो यहां पर मुझे Ra चाहिए, तो यहां Ra का क्या है, d/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब आएगी कैसे, कैसे कैसे देख सकते हैं, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, उनके बारे में कैसे चर्चा कर सकते हैं। सुनो जी, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है किसी मेटल का मेटल से, नॉन मेटल का नॉन मेटल से, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन, किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी तरह का बॉन्ड बनता है, तो देखना जी, अगर वो मेटल्स हुई, दोनों मेटल्स है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा जी, बनने वाले बॉन्ड को हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी, ठीक है, कह सकते हैं। दूसरा, अगर वो दोनों नॉन मेटल्स हुई, क्या हुई जी, नॉन मेटल्स, तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, तो वहां पर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, कोवलेंट बॉन्ड। अगर उनके बीच में, किनके बीच में, नोबल गैस कह सकते हैं आप, नोबल गैसेज, या फिर स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स, स्पेशल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्पेशल मॉलिक्यूल क्या होते हैं अभी आएगा थोड़ी देर में। इनके बीच में अगर कहीं बॉन्ड बन रहा है, कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो वहां पर आपके पास वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। कौन सी होगी जी, वंडरवॉल होगी। तो हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मानेंगे, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने देख लिया, कौन सा ही देख लो, क्या फर्क पड़ता है। मेटालिक बॉन्ड मान लीजिए, शुरू में जो लिखा है नंबर 1 पे लिखा है जी मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, मेटल्स के बीच होगा, मेटालिक बॉन्ड लिख देते हैं, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मेटल्स के बीच होगा, और जो मेटल्स के बीच होगा, तो मेटल्स तो क्या होती है, सॉलिड नेचर की होती है, यानी कि एक पाइप ले लो लोहे की, एक रोड ले लो, एक पूरा का स्क्वायर टाइप में ले लो, किसी भी तरह का आप कोई भी साइज का, स्फेरिकल, सर्कल, रोड, किसी भी टाइप का आप ले लो, आयरन का ले लो, सिल्वर का ले लो, आपको एक सॉलिड की फॉर्मेशन वहां पर दिखेगी। और सॉलिड में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है जी, देखो जी, सॉलिड में हमने चर्चा की है उनकी ज्योमेट्रीज की। कैसी ज्योमेट्रीज, देखो मान लीजिए अपने पास ये एटम है, बिल्कुल है जी, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, बिल्कुल कर लिया जी, ठीक है जी। अच्छा, इसको फिर से ठीक है जी, ओके, इसको फिर से करो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप अलग अलग तरह की होती है। ठीक है जी, एक और बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक और बना लो, मान लीजिए इनके डिप्रेशन ऑफ द वॉइड में रख दिया, ये यहाँ पर एक और बना लो, ये फिर से इनके डिप्रेशन ऑफ द वॉइड में रख दिया। ठीक है जी, ये मामला है। अब ये बनाया क्यों है, इसका रीजन क्या है, अब सुनो जी ढंग से, लिसन टू मी, ढंग से सुनेंगे आप। अगर मैं इन 4 एटम्स को लूं और इनके सेंटर को जोड़ना चाहूं, ये 2D अरेंजमेंट ली है मैंने, किसी भी सॉलिड की 3D का जिक्र नहीं कर रहा, 2D से ही समझ में आ जाएगा, 3D की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये होगी लेंथ ब्रेड्थ जो भी होगी, और सेम हमने मान लीजिए इस एटम के नेबरिंग निकालने हैं, इस कितने एटमों से टच है वो निकालना है। ये एटम इससे टच है, इससे टच है, साइड में इससे, इससे, इधर इससे, इधर इससे, यानी कि इनको मैं यहां से ज्वाइन कर सकता हूं, इनको यहां से ज्वाइन कर सकता हूं, 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 यहां से ज्वाइन कर सकता हूं। तो आपको यहां पर एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसे कहते हैं, और यहां पर एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई देगा, उसे हेक्सागनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, HCP। अब इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है जी, हमने दो एटम लेने हैं, मान लीजिए एक एटम ये और बगल में एटम ले लिया, मान लीजिए ये ले लो, ये वाली ले लो, या ऊपर से नीचे वाली ये ले लो। लेंथ क्या रहेगी जी? लेंथ सेम रहेगी। इसमें ले लो, ये ले लो जी, यहां से यहां तक ले लो, इन दो सेंटरों को ज्वाइन करवा दो, या फिर यहां से इन दो सेंटरों को ज्वाइन करवा दो, या फिर यहां से इन दो सेंटरों को ज्वाइन करवा दो। यहां पे न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं कि मुझे निकालनी है डी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मान लो अलग से ले लेते हैं, ये है जी मान लीजिए, और इसको हमने नाम दे दिया है डी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक, ये रेड वाले, इसको नाम दे दिया डी। डी नाम दिया है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा, दोनों एटम सेम है, मेटल है, क्योंकि ये लोहे का है तो ये भी लोहा होगा। अरे मेटल मेटेलिक बॉन्ड एक मेटल में पड़ रहे हैं, आयरन आयरन, आयरन की रोड, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता, सेम मेटल, तो यहां पर सेम है, तो मैं लिखूंगा Ra प्लस Ra, फिर से 2Ra हो जाएगा, D इक्वल टू 2Ra हो गया। अब Ra कैसे निकलेगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा, Ra इक्वल टू D/2, ऐसे आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ चुकी है, Ra इज इक्वल टू D/2। लेकिन अब मैं इसको Ra नहीं Rm बोलूंगा। क्या बोलूंगा? Rm। क्यों? क्योंकि हम मेटेलिक बॉन्ड की चेक कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड की। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? देखो जी, ये जो Ra है तो मैं इसको Rm लिख सकता हूं। Rm मेटेलिक रेडियस बोलेंगे इसे, बिल्कुल बोलेंगे जी। यानी कि Rm की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? यहां पर D/2 आ चुकी है। यानी कि इसमें निकालो चाहे इसमें निकालो, पैकिंग पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। पहली बात तो ये है। अगर सवाल आ जाए क्या रेडियस जब मोलिकुलर लेवल पर कैलकुलेट करते हैं, मोलिकुलर लेवल पर ही कैलकुलेट होती है, रेडियस जब कैलकुलेट करते हैं क्या पैकिंग पे डिपेंड करता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं करता। 2D से ही समझ में आ गया, 3D में भी सेम मामला आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ चुकी है मेटेलिक रेडियस। अब आगे चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस देखना जी, ये कमाल की कहानियां आएंगी इसमें। कोवलेंट रेडियस में, कोवलेंट रेडियस में क्या होगा? नॉन मेटल्स होंगी, उनके बीच ओवरलैपिंग होंगी। कैसे ओवरलैपिंग होगी? मान लीजिए एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये आ जाए, यही तो क्या है? यही तो ओवरलैपिंग है, यही तो ओवरलैपिंग है जी। ये ओवरलैपिंग का रीजन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ओवरलैपिंग का रीजन है जी, ये एक्स्ट्रा रीजन यहां पर आ चुका है। अब इसकी कैसे निकालूंगा? सेम वही तरीका है, इस सेंटर से इस सेंटर को ज्वाइन करवाया जाएगा और इसको यहां से यहां तक D नाम रख दिया जाएगा। क्या नाम रख दिया जाएगा? D। D क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? फिर से देखो जी, फिर से फॉर्मूला तो वही आएगा जी अपने पास। देखो जी, फॉर्मूला तो वही आएगा। क्या आएगा? यहां पर देखते हैं, कोवलेंट रेडियस है Rc, कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस, C रिप्रेजेंट्स फॉर कोवलेंट, तो यहां पर फिर से क्या आएगा? D/2 वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग करेगी, ओवरलैपिंग का भी मामला आपको मैं बताऊंगा। ओवरलैपिंग का मामला ये है जनाब, अगर ये होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुए, कौन से हुए जी? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, होमो मतलब दोनों के दोनों सेम हो, जैसे ए हो, फिर तो ये ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत फर्क पड़े, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने क्या ले लिया? PH3। PH3 का मतलब क्या है?
फास्फोरस की EN वैल्यू 2.1 के आसपास, हाइड्रोजन की EN वैल्यू 2.1 के आसपास, यानी कि वैसे तो इनमें से देखा जाए फास्फोरस की ज्यादा होती है, बट अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो कह सकता हूं EN डिफरेंस काई है ये, इक्वल टू क्या आ जाए 0, कोई चेंज ना आए। यहां पर एक फास्फोरस ले लिया और बगल में मैंने हाइड्रोजन ले लिया तो मामला वही बन जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा जो कोवेलेंट रेडियाई का है। अगर यहां पर EN डिफरेंस पैदा हो जाए, ये था होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, अगर आपके पास हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखो जी, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस नंबर 1 तो हमने ये देख लिया कि उनमें साइज तो ए का सेम नहीं है, H2 हो Cl2 हो। देखो इसमें तो एग्जैक्टली क्या एग्जांपल लोगे, H2 Cl2 F2 Br2 I2 एक्सेट्रा, ये तो इसमें आ जाएंगे जी। ठीक है जी, जो दोनों के दोनों सेम हो, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें डिफरेंट है, एक फास्फोरस एक हाइड्रोजन, साइज का तो डिफरेंस है ना जी, फास्फोरस का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, लेकिन EN इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दोनों की सेम है, तो EN वैल्यू सेम हो सकती है। और इसी में दूसरा केस बनेगा जब काई नॉट इक्वल टू 0 हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 के इक्वल ना हो। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NH3 का, इसमें क्या करोगे, NH3 कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन नाइट्रोजन अलग हाइड्रोजन अलग, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, यहां डिफरेंस नहीं था। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में एक नया फार्मूला हम इजाद करेंगे। क्या करेंगे, देखो जी, यहां पर मान लीजिए नाइट्रोजन है और यहां पर क्या है हाइड्रोजन, यहां पर EN वैल्यू किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की 3 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो इसकी ज्यादा है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर और नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज मतलब साइज बढ़ जाएगा जितना था उससे, और पार्शियल पॉजिटिव मतलब जितना साइज था उससे कम हो जाएगा, यानी कि साइज में गड़बड़ मचेगी। यहां पर इस गड़बड़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेडियस A की लेते हैं। जैसे इसको मान लीजिए A बोल दिया और इसको मान लीजिए हम नाम क्या दे दें B, ओवरलैपिंग होनी चाहिए ऐसे, ये मैंने वैसे बनाया है। ठीक है, ओवरलैपिंग ऐसे करके दिखाओगे क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग तो होगी ही। Ra प्लस हाइड्रोजन वाले को क्या मान लिया, Rb मान लिया, इक्वल टू D तो लिख नहीं सकता, मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसमें से माइनस करता हूं मैं 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, उसके बाद आपके पास ही आ जाएगा, उसके बाद साइज आ जाएगा आपका। ठीक है जी, दोनों की रेडियस EN वैल्यू का ये डिफरेंस, ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं आगे चलकर ये रिप्रेजेंट करना ये निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, या फिर सिंपल सा फॉर्मूला आप याद ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, शो मेकर से इक्वेशन बोलते हैं इसे। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। स्टीवनसन, अच्छा ओके, मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। अगर ये बात समझ में आई है तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बोलो। क्या आप ये बात समझ पाए हो या नहीं पाए हो। क्रिस्टलोग्राफी होती है जी, क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं जी उसे, क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है जी, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, उसमें न्यूक्लियस दिखते हैं जी, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से साइज न्यूक्लियस का अलग ही चमकता है और वो नहीं चमकता है जी। ठीक है जी, बोलो। अगर आपको यह बात समझ में आई है तो कमेंट कर दो, आगे चल लेंगे। या किसी को डाउट है तो पूछ लो। बोलो जी।
अच्छा अच्छा अच्छा, इक्वेशन, इक्वेशन का नाम है जी, बिल्कुल है जी, सेवनसन शो मेकर इक्वेशन कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लिख देंगे आपको। ये नाम है जी, इस साइंटिस्ट ने निकाली है जी, बिल्कुल सही है जी। आगे चले, बोलो जी। पिछले स्लाइड देख लो बेशक, ये थी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं बात करूं नंबर थर्ड, वंडरवॉल रेडियाई। वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है, किस किस के बीच होती है? ये जनरली नोबल गैस में मिलती है आपको, नोबल गैस, ठीक है, या फिर गैसियस मॉलिक्यूल हो, गैसियस मॉलिक्यूल हो, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तब भी ये यूज की जा सकती है। जैसे यहां पर एक मान लो हीलियम आपके पास, यहां पर दूसरा हीलियम है, इनके बीच बॉन्ड तो बन नहीं सकता क्योंकि गैस है, नोबल गैस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ये बिल्कुल पास पास जब आ जाएं तो हम इनको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इनके बीच की ये डिस्टेंस रही होगी, ठीक है जी, ये डिस्टेंस है, इसे नाम क्या देंगे, ये फिर से डी बोली जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये आर, यहां तक आर और यहां तक भी क्या बोली जाएगी, आर। तो फिर से फॉर्मूला तो वही बन जाएगा इसका, रेडियस कौन सी, वंडरवॉल रेडियस, फॉर्मूला D/2। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही बन जाएगा। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, मान लो ये हीलियम है और वो भी हीलियम है, तो पहली बात इनको हम फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे जी, फ्रीज। फ्रीज करने का मतलब क्या है, इनको पास पास लेके आएंगे, मॉलिक्यूल को जितने हो सके इनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉलिडिफाई कर लेंगे, ठीक है जी। पहले सॉलिडिफाई करेंगे, उसके बाद ये इनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो गैस की मेजर कर सके। इतनी छोटी तो वैसे मेजर नहीं हो सकती, वो तो क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प ले रहे हैं। इसका न्यूक्लियस, उसका सेंटर, इसका न्यूक्लियस, उसका सेंटर, वो देख लेंगे। अब बताओ, ये तो बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे और बहुत दूर दूर हैं, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी रही होगी पक्का। देखो, उसके बाद ये क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। उससे पहले क्या किया, मेटेलिक रेडियस जस्ट क्या है, टचिंग है। इसका क्या मतलब है, आओ एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं। जब मैं बात करता हूं नंबर 1 पे, अभी जो देखी वंडरवॉल की, वंडरवॉल रेडियाई में हमने क्या देखा है, आर वी से रिप्रेजेंट किया है। क्या हुआ है, उसमें दो एटम है जी, दूर दूर दो गैस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमने ली है, ठीक है। नंबर 2 पर हमने क्या लिखा है, मेटेलिक रेडियाई लिख ली, मान लीजिए मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई को हम क्या नाम दे देंगे, RM बोल देंगे। उसमें ये जो दो एटम है ये जस्ट टच कर रहे हो एक दूसरे को और ये सेम होंगे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, सेम होते हैं जी, सेम साइज के होते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर हमने क्या देखा है, कोवलेंट बॉन्ड देखा है जी। कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आए थे, ठीक है जी, अभी देखे थे कोवलेंट रेडियाई। आयनिक कैरेक्टर मतलब पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव जो डेवलप हुए थे। तो यहां पर जो रेडियाई होगी इसे RC से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें तो पक्का ही पक्का क्या थी, ओवरलैपिंग थी, इसकी रेडियस क्या थी, छोटी थी।
तो अब आप ही बताओ सबसे बड़ी रेडियाई आपको कौन सी नजर आ रही है? तो वो जवाब है दूर दूर कौन सी है? वंडरवाल। तो लिख सकते हैं आरवी सबसे बड़ी है। उसके बाद मेटालिक जस्ट टचिंग है यहां पर आरएम, और सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही है? ओवरलैपिंग है। ये क्या है? कोवलेंट रेडियाई। ये आपके पास ट्रेंड आ जाएगा जिनका जनरल ट्रेंड ये है। वंडरवाल सबसे बड़ी, मेटालिक, फिर कोवलेंट। आप याद कर सकते हैं यहां से देखें क्या याद करें? वी, यहां से एम और यहां से सी याद करें। वीएमसी मतलब विक्रम महाचंद बोल दूंगा, आपकी जो इच्छा समझना समझो, विक्रम महाचंद, ठीक है जी। वीएमसी से आप याद रख सकते हैं इनका ट्रेंड। ये कहां लगता है? नोबल गैस पे लगता है जी वंडरवाल वाला। अब इसी का केस देखते हैं, इसी केस में चलते हैं। इसी केस में क्या फर्क पड़ता है? देखो जी, सबसे पहले फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट पीरियड में यहां पर हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में क्या रहा होगा? हीलियम रहा होगा। इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा होगा? इस पर एक है, एक ही प्रोटॉन का लग रहा होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 0.30। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होता है? हाइड्रोजन का। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज का क्या संबंध है? साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो साइज किसका बड़ा होना चाहिए? साइज किसका बड़ा होना चाहिए? तो यहां से हाइड्रोजन का साइज बड़ा या हीलियम का बड़ा? सोच के बताओ। देखो जी, ठीक है। तो अच्छा, मामला पलट दिया क्या? मामला उल्टा लिख दिया। अच्छा, हटा देते हैं। इस पर तो एक हाइड्रोजन है, किसका लगाओगे? 0.35, और इस पे कितना लगेगा? 1 का लग जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप निकाल ही लेते हैं, मैं आपको दिखा ही देता हूं इसका निकाल के कैसे निकालते हैं। देखो जी, हीलियम है, 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे निकालेंगे तो 1 इंटू क्या करूंगा? 0.30। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ चुकी है? सिग्मा की 0.30, और 2 में से अगर 0.30 माइनस करूंगा तो 1.7 के आसपास आ रही है। तो इसका सिग्मा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 मान लो या 1.73 मान लो, इसका चाहे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। इसका चाहे 1 भी मान लो। 1 क्यों मान लेते हैं? देखो जी, यहां पर आपके पास ये न्यूक्लियस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। एक न्यूक्लियस उसके द्वारा ही अट्रैक्टेड किया रहा हो, कितने प्रोटॉन? एक प्रोटॉन। सिंपल, आप ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा? छोटा। हाइड्रोजन का साइज क्या होगा? बड़ा। लेकिन दोस्तों, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन का साइज छोटा और हीलियम का साइज बड़ा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? सुनो, हाइड्रोजन के केस में वंडरवॉल रेडियाई डिफाइन होती है, वंडरवॉल रेडियाई निकलती है, और यहां पर हाइड्रोजन के केस में कोवलेंट रेडियाई निकलती है। यही तो बात थी जो समझनी थी। इनको एटॉमिक लेवल पर नहीं निकालते, मॉलिक्यूलर लेवल पर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज केवल कहां लगता है? केवल कहां लगता है? बोलो जी, केवल एटम पर। एटम का रोल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन वंडरवॉल रेडियाई में तो बहुत दूर दूर होते हैं। अगर टच कर रहे होते फिर भी मैं सोचता कि ये कंसीडर कर लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन टच भी नहीं कर रहे, बहुत दूर हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का क्या होता है जी? न्यूक्लियस का तो ये होता है, यहां पर न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां है, उसको अंदर की तरफ खींच के थोड़ा सा साइज छोटा कर सकता है। लेकिन जब एटम ही दूर दूर हैं, कितना साइज छोटा कर लेगा? तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा लगेगा? वंडरवॉल रेडियाई। तो यहां पर आपको एक्सेप्शन नहीं बोलना है, उसके केस में वंडरवॉल रेडियाई डिफाइन होती है, यहां पर हाइड्रोजन। ये बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है, जनरली बढ़ता है। यहां कहां बढ़ा? वंडरवॉल रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे क्या आएगा?
सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर आपको नियोन दिख रहा होगा। इसका ट्रेंड क्या रहा होगा, इसका साइज का ट्रेंड क्या रहा होगा? सिंपल बात है जी, सबसे पहले तो मैं उठाऊंगा नोबल गैस को। क्यों? क्योंकि इसमें वंडरवॉल रेडियाई है। वंडरवॉल रेडियाई होने की वजह से नियोन का साइज सबसे बड़ा हो चुका है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने पढ़ा है क्या जी, n+1 फैक्टर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही बढ़ता है। इस फैक्टर से लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा। तो उसके बाद साइज कौन आ जाएगा? लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद कौन आ जाएगा जी? फ्लोरीन। ठीक है जी, ये पहली बात। दूसरी बात आप सोचेंगे, इसके केस में वंडरवॉल रेडियाई डिफाइन की जाती है। वंडरवॉल रेडियाई, और ये मेटल हैं तो इनमें मेटेलिक रेडियाई डिफाइन की जाती है। मेटेलिक रेडियाई। और ये नॉन मेटल हैं, इनके केस में कोवलेंट रेडियाई डिफाइन की जाती है। क्या आपको ये मामला, ये कैरेक्टर समझ में आया है या नहीं आया है? बोलो जी, बोल दो, क्या आपको मजा आया इसमें? बोलो जी। कोई एक्सेप्शन नहीं होती जी, एक्सेप्शन का कोई खेला नहीं होता जी। ठीक है जी, कभी सोचो ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन ना। अब चल लेते हैं आगे। जैसे हलीना की रब से फरियाद, दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इक्वल लिखते हैं। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है जी। इसके आगे मैं लिख देता हूं, ये पीरियड नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है, ये पीरियड नंबर 2 से, ये पीरियड नंबर 3 से, ये पीरियड नंबर 4 से, पीरियड नंबर 5 से, पीरियड नंबर 6 से, और ये पीरियड नंबर क्या है जी? 7 है। जैसे डाउन द ग्रुप जाता हूं तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, लेकिन इस केस में मामला पलट जाता है। सेम वही बात, डाउन द ग्रुप जाता हूं एटॉमिक साइज बढ़ता है, इस केस में फिर से मामला पलट जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा? पहले हर हर महादेव लिखो, हर हर महादेव कमेंट में लिखो। देखो जी, कौन सा पेन? रेड से ले लेते हैं। इन दोनों में यानी कि 6th एंड 7th पीरियड में ये मामला होता है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है? आज की क्लास का सबसे लास्ट पोर्शन ये रहेगा। अभी डिस्कशन नहीं कर रहे साइज क्या होता, साइज का ट्रेंड क्या होता, ये बताया है। इसमें क्या होगा, यहां हाइड्रोजन, यहां लिथियम, हलीना की रब से फरियाद था, CS को आगे ले आओ, FR को पीछे ले आओ, ये ट्रेंड बन जाएगा आपका आज का साइज का। चेंज भी कुछ नहीं किया हमने, तो सेम वही लिख दिया। फ्रेंसियम को आगे लेके आओ, फ्रेंसियम आगे, सीजियम पीछे, ये ट्रेंड होता है जी।
ठीक है जी, ये। और सेकंड में फिर से वही ट्रेंड, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, पहले RA फिर BA। ट्रेंड फिर से वही, डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा। ये है जी इनके साइज के ट्रेंड, एटम के साइज के ट्रेंड है जी, एटम के लेवल पर। ठीक है जी, बोलो जी, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक एक लाइन लिखते हैं कि रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। इसमें क्या करोगे, इससे बड़ा साइज इसका, इससे बड़ा 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 इसका, फिर नीचे चलते जाओगे, फिर यहां पर आ जाओगे, फिर यहां पर, फिर यहां पर। यह साइज का ट्रेंड रहा होगा किसमें, एस ब्लॉक में। यह है जी एस ब्लॉक का सबका साइज का ट्रेंड। ठीक है जी, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट आते हैं साइज कम होता जाता है। ठीक है जी, जिसकी तरफ ये एरो है, जिसकी तरफ ये एरो है उसका साइज बड़ा है, तो सबसे बड़ा साइज यहां पर फ्रेंसियम का देखने को मिला है। ठीक है जी, हालांकि रेडियो एक्टिव है ये। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम हटा देते हैं तो रियल ट्रेंड क्या देखने को मिलता है, सुनना जी। ये था ओल्डर बुक का वर्जन, ओल्ड बुक में ऐसे था, न्यू बुक का आज के जमाने में क्या है देखना जी। ठीक है, न्यू बुक में पहली बात इनके जो रेडियो एक्टिव स्पीसीज हैं उनको हटा दिया गया। दूसरी बात साइज में क्या चेंज आया, इससे बड़ा लिथियम का, लिथियम से Mg का, Mg से Na का, Na से Ca का, फिर यहां बढ़ते चले गए हैं, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ठीक है जी, अब पहले वाले में कैल्शियम से वो लागू नहीं था। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है जी, दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड, एक्चुअल या फिर रियल, ये रियलिटी है जी साइज की। अगर हम कंपेयर करने जाएं किसका साइज कितने एंगस्ट्रॉम कितने पिकोमीटर, ये मामला आपको देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है, ओके, हम आगे फिर से बढ़ जाते हैं। यहां पर ग्रुप नंबर 13 की हम बात करते हैं। यहां पर बना, आलू, गोभी, इन, तिल। यहां पर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन यहां मामला पलटता है, बाकी तो मामला सेम है। जो मामला पलटा है, जो यहां पर मामला पलटा है, उसकी वजह क्या बताई है, उसकी वजह हम बता चुके हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलो या इसको डी कॉन्ट्रैक्शन बोलो। डी कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या डी कॉन्ट्रैक्शन, आप ये चीजें यहां पर बता सकते हैं। ठीक है जी, या फिर हमने जो ट्रिक बताई थी वो रियलिटी में जो एक्सप्लेन की थी वहां पर, वो क्या थी, इसका En, इसका और इसका Z इफेक्टिव निकाला हमने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला, इसका 5 आया, इसका 3.5 आया, इसका 2.6 के समथिंग आया था। ठीक है जी, हमने क्या देखा था वहां पर, हमने इनका चेंज देखा था, इनका चेंज यहां पर 1.5 का आया था, और जिसका डिफरेंस 0.9 से ज्यादा हो,
0.5 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5 से ज़्यादा हो वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा। किस पे? नंबर ऑफ सेल्स पे। वहाँ हमने लिखा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N डिवाइड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, N का स्क्वायर था। ठीक है, N नंबर ऑफ सेल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर ये गैप ज्यादा हो जाता है, डोमिनेटिंग फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और यहां डिफरेंस 1.5 का था। ठीक है जी, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे सेम है। कहे शिव जी सुने पार्वती, नई पड़ोसन आई सबको भाई। उससे आगे ओल्ड स्टाइल से टिपो। उससे आगे फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद हीना, नीना और करीना एक्सीलेंट रनर, एक्सीलेंट रनर। यहां पर आपको रेडियाई में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक रेडियाई बढ़ती चली जाएगी आपको। ठीक है जी, इसमें कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर कुछ नहीं मिलना हो। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज आपका बढ़ता चला जाएगा। अब पी ब्लॉक में कैसे लपेटोगे माल को? यहां पर बना, आलू, गोभी, इन, तिल, कहे शिव जी सुने पार्वती, ना पी एसिड सब, ना पी एसिड सब बिगाड़ेगा। ओस से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है जी, मैं कुछ ट्रेंड बताऊंगा आपको यहां से। यहां ऐसे ऐसे एरो चलने दो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है जी, सेम यहां पर ऐसे 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 एरो चलते जाएंगे और वही आपका एटॉमिक साइज हो जाएगा। ऐसे ऐसे, जिसकी तरफ ये एरो है उसका साइज बड़ा है, जिसकी तरफ एरो है उसका साइज बड़ा है। ठीक है जी, यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ये चीजें ध्यान रखनी है। इसमें ये मामला आप बोरोन का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अब आप ये कमेंट करके बताएंगे क्या मैंने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। ये पी ब्लॉक का मामला है जी, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का साइज आपके पास ये रहा होगा। डाउन द ग्रुप जाते साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, वो सीख चुके हैं। उसके बाद आप ये चीज देख सकते हैं। क्या आपको ये मामला समझ में आया है? अगर आया है, अगर मामला समझ में आया है, मान लीजिए मुझे इन चार का कंपैरिजन मारना है, तो सबसे बड़ा साइज किसका? वहां जाएंगे साइज कम होगा, नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। यानी कि इन दोनों में से साइज बड़ा किसका? एससी का। इन दोनों में से साइज बड़ा किसका? एससी का, छोटा एएस का, इनमें एसबी का। तो सबसे बड़ा साइज यहां पर किसके दिखेगा? एसबी। उसके बाद क्या दिखेगा? टीई। देखो एरो टीई का है। उसके बाद क्या दिखेगा? उसके बाद एएस आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा? एससी आएगा। तो इस तरीके से आप साइज कंपेयर मार सकते हैं पी ब्लॉक में सबका। ठीक है जी, ये कमेंट करके बताना क्या सही लिखा है। बोलो जी। क्या आपको ये मामला क्लियर हुआ या नहीं? बोलो जी। अब चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ।
डी ब्लॉक में क्या रहा होगा, सुनो जी। शुरू में होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहां पर 3D1, D2, D3, D4, D5 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं जी, ये काम आएंगे। D6, D7, D8, D9, D10। अगर हम इलेक्ट्रॉन भर लें, एक्साइट ना करवाएं, जैसे इसमें 4 है, S का एक्साइट करवा के D5 बना ले कॉन्फ़िगरेशन 4s1 D5, इसमें एक्साइट ना करवाएं, क्या बना दें 4s1 3D10 ना बनाएं, तो क्या होगा। तो देखो जी, अपने पास है जी यहां पर D ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होगा जनाब, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे, कहां लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस फैक्टर से बढ़ता है, हमने ये डिस्कस किया था, इस फैक्टर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाऊंगा, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर लूं, यहां पर एटॉमिक नंबर है और यहां पर रेडियाई है, या फिर साइज कह सकते हैं। तो यहां पर कौन लाई कर रहा होगा, यहां पर स्कैंडियम लाई कर रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फिर से नीचे, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से नीचे, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से नीचे, और यहां पर डी ऑर्बिटल अपने पास कितने होते हैं 5। जैसे अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो साइज थोड़ा सा और कम हो जाएगा, साइज और कम हो जाएगा, यानी कि ये जिंक तक जाते जाते लगातार साइज डिक्रीज करेंगे, कहां तक mm तक, जहां 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। छठा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज बढ़ाएगा, साइज कम कराएगा, और इफेक्टिव आर मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन उस साइज को कम करवाएगा। 2 फैक्टर हैं, क्या है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, बिल्कुल सही बात है जी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं साइज का कंपैरिजन करने जाऊं, साइज और यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना कम। लेफ्ट टू राइट तो ये बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 26D में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पहली बार रिपल्सन होता है, तो साइज यहां इतना हो जाता है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन आता है D7, यहां दूसरा रिपल्सन चालू हो जाता है, तो यहां फिर से साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, और अगले का भी साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, जब 3 रिपल्सन लग रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन के। और जैसे ही कॉपर की बारी आती है, 4 रिपल्सन ज्यादा हो जाएंगे और साइज हल्का सा इंक्रीज होगा। और लास्ट में जिंक में सारे रिपल्सन हुए तो जिंक का साइज और बढ़ चुका है, यानी कि ये 3D का रिप्रेजेंटेशन है, ये 3D का रिप्रेजेंटेशन है 3D सीरीज का, ठीक है जी। तो 4D सीरीज का क्या होगा, 4D सीरीज का इससे जस्ट हल्का सा ऊपर होगा, ऐसे डिक्रीज फिर कांस्टेंट, और 5D सीरीज का भी ऐसे ही होगा, डिक्रीज और फिर यहां पर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। मतलब क्या है, ये रिपल्सन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब मैं बात करता हूं किसकी, एटॉमिक नंबर कहां लिखो, D1 से लेकर D5 तक, तो डोमिनेट कौन करता है, यहां लिख देता हूं। D1 से लेकर D5 में तो डोमिनेट करता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता नहीं।
तो साइज डिक्रीज करता है यहां कंटिन्यू। और D6 से D8 तक, D6 D7 D8 तो दोनों क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन रिपल्सन साइज बढ़ाता है उतना ही साइज कम कर देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब लास्ट में D9 और D10 का जिक्र होता है तो वहां क्लियरली डोमिनेट कर जाता है कौन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और साइज बढ़ जाता है। साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां शुरू में क्या होगा, साइज इंक्रीजेज, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है जी, और उसके बाद साइज लास्ट में क्या कर जाता है, अच्छा साइज यहां डिक्रीज आएगा जी, शुरू में साइज डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। एक्चुअलिटी देखी जाए ग्राफ की तो ग्राफ ये नहीं आता। एक्चुअलिटी रियलिटी ग्राफ की क्या है, रियलिटी ग्राफ की ये है जी, ऐसे आएगा, एक चोंच ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, एक चोंच ऊपर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, चोंच ऊपर ऐसे आएगा। ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। ये एटॉमिक नंबर है यहां पर, और यहां पर रेडियाई है, ठीक है जी। रेडियाई किसकी बड़ी किसकी छोटी, लेंथ कह सकते हैं आप, ठीक है जी। बोलो जी, अरे बोलो यार, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या इस ग्राफ से सहमत है क्या, या फिर आप बोलोगे गलत है, बोलो जी। एक्चुअल साइज का ट्रेंड में लिखते स्कूटी में जिंक, ठीक है, ऐसे, और जिंक के अप्रोक्सीमेटली साइज रहा होगा Mn का। Mn और जिंक अप्रोक्सीमेटली सेम पिकोमीटर में आती है, 130 पिकोमीटर के आसपास। स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहां पर क्या आ जाएगा, वेनेडियम, फिर क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम, और क्रोमियम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है जी कौन, कॉपर, फिर ये बड़े, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां पर आ जाएगा फेरस, कोबाल्ट, निकेल। ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या रहे होंगे, सिमिलर रहे होंगे। दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड, एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज ऑफ 3D सीरीज। बोलो ये बात हजम कर पा रहे हो या नहीं, ये एक्चुअल ट्रेंड है, बोलो जी। दिस इज द, क्या आपको लगता था कि एक्चुअल ट्रेंड ऐसा होगा, एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के 2 लाइनें इंक्रीज फर्स्ट डिक्रीज, ना ना ना, करो कमेंट, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो जी। एक्चुअल ट्रेंड है, क्या आपको ये क्लियर हुआ, इसके बारे में क्या कहना पसंद करोगे, इसके बारे में मुझे बताएं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है। ध्यान रहे 6th और 7th पीरियड में लगता है ओनली, किसमें, 6th और 7th पीरियड में। कैसे लगता है बताओ, बोलो कैसे लगता है, बोलो जी, या फिर मैं बता देता हूं, बोलो, आप बताओगे या मैं बताऊं, देखो जी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ढंग से सुनना, ठीक, मैं बता देता हूं। अच्छा, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ये 6th और 7th में कैसे लगता है, ठीक है जी, इनमें लगेगा बस। कैसे लगता है, सुन लो ढंग से, सुन लो ढंग से जी, सुन लो। हम ये बोलते हैं कि रिलेटिविस्टिक हायर एलिमेंट्स में लगेगा, पहली बात, 6ठे और 7वें में लगेगा, दूसरी बात।
नीचे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ रहे हैं, सही बात है, ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो बीच में लेंथेनम से होफनियम के बीच में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेंथेनम से होफनियम के बीच में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, और वो एफ ब्लॉक के होंगे, और एफ ब्लॉक के होंगे तो उनकी पुअर शील्डिंग होती है, पुअरेस्ट शील्डिंग कह सकते हैं आप, क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है जी। तो इस पुअर शील्डिंग से क्या होगा, तो ये पुअर शील्डिंग कर लेंगे तो क्या होगा, तो उसकी वजह से सिग्मा कम हो जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। सिग्मा कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। किसमें, केवल 6th और 7th पीरियड की बात चल रही है, ठीक है जी। बोलो जी, दोबारा बता दूं, फिर से सुन लो, हर हर महादेव लिखो, हर हर महादेव लिखो, दोबारा सुन लो। 6th 7th पीरियड में लगता है 40 लेफ्ट टू राइट जाने पर 14 एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, पुअर शील्डिंग होगी, सिग्मा कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने लगेगा। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था, पहली क्लास में वेलोसिटी का फार्मूला क्या हमने देखा है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या हमने देखा है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइड में एन। ये बताओ क्या आपको ये आता है फार्मूला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज बढ़ेगा, एन के कम होने से अच्छा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी देख रहे हैं, ठीक। वेलोसिटी का फार्मूला है जी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो जैसे हम लेंथेनम से होफनियम या La से Fa पे जाएंगे तो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। कमाल की बात सुन लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सुनना कमाल की बात है। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी बात, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, अगर आपको याद हो तो, आइंस्टाइन की इक्वेशन याद है क्या, आइंस्टाइन की इक्वेशन कहाँ लिख दूं मैं, यहां लिख दूं मैं, आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² सुना होगा, वो एक्चुअल थी ही नहीं। यहां पर E इक्वल, गिर ना जाऊं मैं, यहां पर E इक्वल किसके आएगा, m0 डिवाइड में, यहां पर लगा देता हूं √1 डिवाइड में v² डिवाइड में c²। दिस इज द आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या आप इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं, बोलो। दूसरी बात, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, सब लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, अगर मैं m0 को अच्छा m0 क्या होता है, m0 क्या होता है, m0 को एक्चुअल मास बोलूं, ठीक है। इनको आइंस्टाइन की एनर्जी तो पता ही है आपको, कमेंट तो कर नहीं रहे, हर हर महादेव लिख दो। तो जेड इफेक्टिव को बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। जेड इफेक्टिव को बढ़ने से क्या होती है जी, वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम किसको अप्रोच कर सकती है, स्पीड ऑफ लाइट को, किसको, मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को, बोलो। तो फ्रैक्शन होगी v² डिवाइड में c², 1 को टेंड कर जाएगी, तो ये पूरा डोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। आए हाय 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 हाय, बिना लिखे समझ नहीं आएगा क्या। E इक्वल टू, फिर से लिखता हूं, m0 डिवाइड में 1 माइनस, ये अगर इसके इक्वल अगर मैक्सिमम हुई
तो ये इक्वल होंगी, कट जाएंगी, क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, और किसी के नीचे 0 है तो उत्तर इनफाइनाइट होता है। उत्तर क्या होता है जी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या इनफाइनाइट हो गया मास। अगर हम ऐसा बोले कि वेलोसिटी बढ़ी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा या नहीं, या फिर वेलोसिटी की डिमांड सही है, सही बोला मैंने, कमेंट कर दिया फालतू में। वेलोसिटी की बढ़ने की वजह से मास बढ़ जाएगा, m के इक्वल होता है, आपको ये भी नहीं पता क्या m, ये एक्चुअल v और c। बोल नहीं रहे हो आप, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल लो, ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट की तरफ चले जाएगा। किसकी तरफ इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या हुआ मास, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है, अरे बोल दो। बोलो जी बोलो। ये सारे ट्रेंड और ये ट्रेंड आपको पता होने चाहिए, ये सारे ट्रेंड आपको पता होने चाहिए जी, ठीक है जी। बोलो जी बोलो बोलो, क्या आपको ये पता लगा?